स्वागत है आपका हमारे इस YouTube के प्लेटफॉर्म पर। आज के इस टॉपिक के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 1857 के क्रांति की पूर्व की स्थिति और जानेंगे उसके क्या कारण या किन कारणों की वजह से यह क्रांति शुरू हुई और इस बड़े पैमाने पर गई। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। दोस्तों, 1857 के पूर्व की स्थिति के बारे में अगर बात करें, 1857 की क्रांति से पूर्व स्थिति। तो दोस्तों, उस वक्त जो भारत का जो गवर्नर जनरल उस टाइम पे था लॉर्ड कैनिंग, जो कई जगह पे लॉर्ड कैनिंग के नाम से भी आपको मिल सकता है। और बात करें राजस्थान के एजीजी की, राजस्थान का एजीजी वो था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। अब बात कर लेते हैं कुछ एजीजी के बारे में, या ये जो एजीजी पद है यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल, ये काम करता था भारत के गवर्नर जनरल के अंडर में, और इसके अंडर में काम करते थे पॉलिटिकल एजेंट, जो कि अंग्रेज़ों ने अपनी रियायत के अनुसार या यूँ कहें अपनी फैसिलिटी के अकॉर्डिंग अलग अलग रियासतों में या कुछ एक एरिया में इन्होंने डिप्लॉय कर रखे थे, और वो सीधा रिपोर्ट करते थे एजीजी को, यानी कि एजेंट टू गवर्नर जनरल, और एजीजी वो रिपोर्ट करता था भारत के गवर्नर जनरल को। तो अब बात कर लेते हैं कि किस तरीके से राजस्थान में एजीजी का पद क्रिएट हुआ और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे रखा गया। तो दोस्तों, अगर बात करें एजीजी के बारे में, एजीजी, तो यह पद 1832 में क्रिएट किया गया था, जिसका हेडक्वार्टर है वो अजमेर में बनाया गया था। और इसके अलावा जो प्रथम एजीजी था, फर्स्ट एजीजी था, वो था मिस्टर लॉकेट। तो मिस्टर लॉकेट को राजस्थान का पहला एजीजी बनाया गया, और बाद में राजस्थान की विषम परिस्थितियों को या भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए इसका 1845 के अंदर गर्मियों के लिए जो हेडक्वार्टर है वह बनाया गया था आबू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक के अंदर। तो इस टॉपिक के अंदर एक टर्म आई है पॉलिटिकल एजेंट। तो एक बार यह डिस्कस कर लेते हैं कि राजस्थान के अंदर कितने पॉलिटिकल एजेंट थे और उनकी नियुक्ति कहाँ कहाँ पर की गई थी। तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं पॉलिटिकल एजेंट्स के बारे में। तो राजस्थान के अंदर कुल मिलाकर के 6 रियासतों के अंदर पॉलिटिकल एजेंट थे, या 6 जगह पर पॉलिटिकल एजेंट्स की नियुक्ति की गई थी। जहाँ पे अगर बात करें कोटा रियासत के अंदर पॉलिटिकल एजेंट था मेजर बर्टन। कौन था? मेजर बर्टन। दूसरा बात करें जोधपुर या मारवाड़ रियासत की, तो वहाँ पे था मेक मौसन। तीसरे अगर पॉलिटिकल एजेंट की बात करें भरतपुर की, तो भरतपुर के अंदर बना रखा था मॉरिसन यहाँ पे पॉलिटिकल एजेंट था। और बात करें अगर जयपुर रियासत की, तो जयपुर रियासत के अंदर पॉलिटिकल एजेंट था विलियम ईडन।
विलियम ईडन को यहाँ पे पॉलिटिकल एजेंट का चार्ज दे रखा था। इसके अलावा बात करें उदयपुर रियासत की, तो उदयपुर रियासत के अंदर पॉलिटिकल एजेंट था मेजर सोवर्स। मेजर सोवर्स को पॉलिटिकल एजेंट का चार्ज दे रखा था। और बात करें सिरोही की, तो सिरोही रियासत के अंदर पॉलिटिकल एजेंट का चार्ज था जेडी हॉल के पास में। तो एक बार इसको वापस से देख लेते हैं। कोटा रियासत के अंदर चार्ज था बटन के पास में। जोधपुर रियासत में पॉलिटिकल एजेंट मैकमोसन। भरतपुर के अंदर मॉरिसन। जयपुर में विलियम ईडन। उदयपुर के अंदर मेजर शॉवर्स और सिरोही के अंदर है जेडी हॉल। तो इस तरीके से ये 6 पॉलिटिकल एजेंट्स हमारे कंप्लीट होते हैं। और इसके बाद में यह देखते हैं कि अंग्रेज़ों ने जो विद्रोह है या किसी भी तरीके की विषम परिस्थितियों से निपटने के लिए राजस्थान के अंदर इन्होंने 6 सैनिक छावनियाँ भी बना रखी थी, जिनकी डिटेल्स कुछ इस तरीके से हैं। तो अगर बात करें सैनिक छावनियाँ, तो राजस्थान के अंदर कुल मिलाकर के 6 सैनिक छावनियाँ थी, जिसमें से बात करें नसीराबाद छावनी की। नसीराबाद छावनी, तो नसीराबाद छावनी का जो हेडक्वार्टर है वह है अजमेर। तो नसीराबाद छावनी का हेडक्वार्टर कहाँ पे था? अजमेर में। अगर बात करें नीमच छावनी की, तो नीमच छावनी का जो हेडक्वार्टर था वह था ग्वालियर में। और यह एकमात्र ऐसी छावनी थी जिसका हेडक्वार्टर राजस्थान से बाहर था। राजस्थान से बाहर। इसके अलावा बात करें, एक छावनी थी एरिनपुरा छावनी। एरिनपुरा छावनी यह स्थित थी पाली के अंदर। बात करें एक देवली छावनी की। देवली छावनी, देवली छावनी स्थित थी टोंक के अंदर। इसके अलावा बात करें ब्यावर छावनी। ब्यावर छावनी स्थित थी उस वक्त के अजमेर क्षेत्र के अंदर, जो कि वर्तमान में ब्यावर के अंदर ही है। इसके अलावा बात करें एक खेरवाड़ा छावनी की, तो खेरवाड़ा जो छावनी स्थित थी वो थी उदयपुर के अंदर। तो इस तरीके से हमारी 6 सैनिक छावनियाँ कंप्लीट होती है, जिसके अंदर बात करें एक छावनी है नसीराबाद छावनी, जो कि स्थित थी अजमेर के अंदर। नीमच छावनी ग्वालियर के अंदर थी, जो राजस्थान की एकमात्र सैनिक छावनी थी जो राजस्थान से बाहर स्थित थी। एरिनपुरा छावनी ये पाली के अंदर स्थित थी। देवली छावनी टोंक के अंदर। ब्यावर छावनी अजमेर के अंदर या वर्तमान में बात करें तो ब्यावर के अंदर। खेरवाड़ा छावनी है यह उदयपुर के अंदर स्थित थी। और इनके अंदर से दोस्तों ब्यावर और खेरवाड़ा ये 2 ऐसी छावनियाँ थी जिन्होंने 1857 की क्रांति के अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं किया, या यूँ कहें कि इन्होंने 1857 की क्रांति के अंदर भाग नहीं लिया था। तो एक बार दोस्तों थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं जो पॉलिटिकल एजेंट्स के बारे में। तो अगर बात करें पॉलिटिकल एजेंट्स की, तो कोटा रियासत के अंदर, कोटा के अंदर था बर्टन। जोधपुर के अंदर, जोधपुर के अंदर है मैकमोसन। भरतपुर रियासत के अंदर पॉलिटिकल एजेंट था मॉरिसन। और इसके अलावा जयपुर के अंदर था ईडन। और बात करें उदयपुर, तो उदयपुर के अंदर है सोवर्स। और सिरोही के अंदर जेडी हॉल। तो इस तरीके से
राजस्थान के अंदर 6 तो पॉलिटिकल एजेंट्स कंप्लीट हो जाते हैं। और बात करें सैनिक छावनियों की, तो सैनिक छावनियाँ भी 6 थी। जैसे एक तो हो गई नसीराबाद, इसका हेड क्वार्टर हो गया अजमेर के अंदर। नीमच, यह हो गई मध्य प्रदेश के अंदर। एरिनपुरा सैनिक छावनी यह थी पाली के अंदर। देवली सैनिक छावनी टोंक में। ब्यावर सैनिक छावनी थी ब्यावर के अंदर। और जो खेरवाड़ा सैनिक छावनी थी वो थी उदयपुर के अंदर। तो इस तरीके से यह 6 सैनिक छावनियाँ भी अपनी कंप्लीट होती है, जिसके अंदर ये 2 सैनिक छावनियाँ थी, इन्होंने क्रांति में भाग नहीं लिया था। तो चलिए एक बार थोड़ा सा 1857 की क्रांति के समय यह भी देख लेते हैं कि किस रियासत में कौन सा शासक था। तो इसी कड़ी के अंदर एक बार शुरू करते हैं कि 1857 की क्रांति के समय रियासतों के शासक। तो एक तरफ हम लोग लिखते हैं रियासत और दूसरी तरफ लिखते हैं वहाँ पे शासक। अब बात करें अगर कोटा रियासत की, तो कोटा रियासत के अंदर शासक था राम सिंह द्वितीय। राम सिंह द्वितीय। बात करें भरतपुर रियासत की, भरतपुर रियासत के अंदर शासक था उस वक्त जसवंत सिंह। जसवंत सिंह। इसके अलावा बात करें जयपुर रियासत। जयपुर रियासत। जयपुर रियासत के अंदर शासक था राम सिंह द्वितीय। राम सिंह द्वितीय। इसके अलावा बात करें धौलपुर रियासत की, तो धौलपुर रियासत के अंदर उस वक्त शासक था भगवंत सिंह। भगवंत सिंह। इसके अलावा बात करें एक करौली रियासत। करौली रियासत का शासक था मदन पाल। दोस्तों यह मदन पाल वही है जिसने कोटा के राम सिंह द्वितीय को क्रांतिकारियों की कैद से आज़ाद करवाया था। और बाद में जो राम सिंह द्वितीय है, इसकी तोपों की सलामी को 15 से 11 कर दिया गया था। बात करें अगली रियासत की, तो अगली रियासत है अलवर। तो अलवर रियासत का जो शासक था वह था विनय सिंह, या इन्हें बन्ने सिंह के नाम से भी जाना जाता है। अगली रियासत है झालावाड़। झालावाड़। झालावाड़ रियासत के अंदर जो शासक था उसका नाम था पृथ्वी सिंह। यह पृथ्वी सिंह वही शासक है जिसने तात्या टोपे के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, लेकिन सिर्फ एक सैनिक टुकड़ी को छोड़ करके बाकी किसी भी टुकड़ी ने तात्या टोपे के खिलाफ विद्रोह करने से मना कर दिया था। यानी कि सिर्फ एक टुकड़ी थी जिसने विद्रोह किया था, बाकी किसी ने भी तात्या टोपे के साथ में विद्रोह नहीं किया था। और इस पृथ्वी सिंह को बाद में काफ़ी भारी भरकम हरजाना देकर तात्या टोपे से पीछे छुड़ाना पड़ा था। अगर बात करें अगली रियासत की, तो अगली रियासत है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के अंदर उस वक्त शासक था लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह। इसके अलावा अगर बात करें टोंक रियासत की,
तो टोंक रियासत के अंदर शासक था नवाब वजीर उद्दौला। नवाब वजीर उद्दौला टोंक के अंदर शासक थे 1857 की क्रांति के समय। बात करें जोधपुर की, तो जोधपुर में जो शासक था वह था तख्त सिंह। तख्त सिंह वही शासक था जिसने खुशहाल सिंह के खिलाफ विद्रोह किया था और 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों का साथ दिया था। इसके अलावा अगर बात करें उदयपुर के अंदर जो शासक था वह था महाराणा स्वरूप सिंह। महाराणा स्वरूप सिंह, ये स्वरूप सिंह भी वही है जिन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया था और नीमच की क्रांति से हारकर आए हुए 40 अंग्रेजी सैनिकों को उदयपुर के अंदर शरण दी थी। इसके अलावा अगर बात करें सिरोही की, तो सिरोही के अंदर सिरोही के अंदर उस वक्त जो शासक था उस शासक का नाम है शिव सिंह। तो शिव सिंह उस वक्त सिरोही के अंदर शासन कर रहे थे। बात करें बीकानेर की, तो बीकानेर का शासक था उस वक्त सरदार सिंह। दोस्तों, सरदार सिंह राजस्थान का एकमात्र वह शासक है जिसने राजस्थान से बाहर अंग्रेज़ों की मदद की। राजस्थान से बाहर अंग्रेज़ों की मदद। इसके अलावा अगर बात करें बूंदी रियासत की, तो बूंदी के अंदर शासन था राम सिंह जी का। इसके अलावा बात करें जैसलमेर, तो जैसलमेर के अंदर शासन था रणजीत सिंह का। रणजीत सिंह। इसके अलावा बात करें प्रतापगढ़, तो प्रतापगढ़ के अंदर जो शासन था वह था दलपत सिंह। और एक और देख लेते हैं डूंगरपुर रियासत के अंदर उस वक्त शासन कर रहे थे उदय सिंह जी। तो इस तरीके से हमारी प्रमुख रियासतों के शासक कंप्लीट होते हैं। तो एक बार वापस से देख लेते हैं। कोटा के अंदर राम सिंह द्वितीय, भरतपुर में जसवंत सिंह, जयपुर में राम सिंह द्वितीय, धौलपुर के अंदर भगवंत सिंह, करौली में मदन पाल। ये वही मदन पाल है जिन्होंने राम सिंह द्वितीय को विद्रोहियों की कैद से आज़ाद करवाया था। और राम सिंह द्वितीय वही शासक है जिनकी अंग्रेज़ों ने तोपों की सलामी को 15 से 11 कर दिया था। यहाँ पर आपको कई बुक्स के अंदर 16 से 12 भी देखने को मिलेगा। तो एग्ज़ाम के अंदर जिस तरीके से ऑप्शन मिलेगा आंसर उसी को करना है। लेकिन अगर ऑप्शन के अंदर 15 से 11 हो तो पहली प्रायोरिटी इसको देनी है और उसके बाद में इसको देनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अलवर शासक था उस टाइम पे विनय सिंह, या इसको बने सिंह के नाम से भी जाना जाता है। झालावाड़ के अंदर शासक था पृथ्वी सिंह वही शासक है जिसने तात्या टोपे के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। बांसवाड़ा के अंदर उस टाइम पे शासन था लक्ष्मण सिंह जी का। टोंक के अंदर नवाब वजीरुद्दौला, जोधपुर के अंदर है तख्त सिंह है, उदयपुर के अंदर स्वरूप सिंह, सिरोही में है शिव सिंह, बीकानेर के अंदर है सरदार सिंह और इन्होंने अंग्रेज़ों को राजस्थान से बाहर भी सपोर्ट किया था। इसके अलावा बात करें बूंदी की तो इसके अंदर है राम सिंह, जैसलमेर के अंदर रणजीत सिंह, प्रतापगढ़ में दलपत सिंह और डूंगरपुर की अगर बात करें तो वो है उदय सिंह। तो एक बार दोस्तों थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि किन कारणों के कारण
जो 1857 की क्रांति की घटना हुई थी, तो 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण, अगर बात करें प्रमुख कारणों की, तो इसमें पहला कारण आता है आर्थिक शोषण। आर्थिक शोषण, आर्थिक शोषण अंग्रेज़ों ने कई तरीके से किया। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे जितने भी लोग रहते थे या जो इनकी सेना के अंदर थे या जितने भी शासक थे, ये सैनिकों का खर्चा शासकों से उठाते थे और उसके बाद में अपनी जो सेना थी उसको भी सैलरी यहीं से देते थे। इसके अलावा यहाँ से रॉ मटेरियल परचेज करते थे और इंग्लैंड के अंदर ले जा करके मैन्युफैक्चर करके और वापस से यहाँ पर आकर के उसको महंगे दामों के अंदर बेचते थे। तो इस तरीके से क्या होता है कि आर्थिक शोषण किया जाता है अंग्रेज़ों के द्वारा, जो अपने देश के लोगों के खिलाफ। और अगर बात करें कि सैनिकों की तनख्वाह के बारे में, तो उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा भेदभाव देखने को मिलता था। जो अंग्रेज सैनिक थे उनको सैलरी बहुत ज़्यादा मिलती थी। अंग्रेज सैनिक, इनको सैलरी बहुत ज़्यादा मिलती थी, जबकि अगर बात करें भारतीय सैनिकों की तो इनके सैलरी बहुत कम मिलती थी। अगर बात करें अधिकारियों के रूप में, तो अधिकारी केवल अंग्रेज को ही बनाया जाता था, जबकि भारतीयों को अधिकारी कभी भी या किसी भी हालत में नहीं बनाया जाता था। तो इस तरीके से आर्थिक शोषण कई तरीके से अंग्रेज़ों ने भारतीयों के साथ में किया। दूसरा, अगर बात करें आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप। दोस्तों, जब अंग्रेज़ों ने भारतीय शासकों के साथ में, या यूँ कहें कि राजस्थान के शासकों के साथ में भी जब संधियाँ की, विलय की संधि और इसके अलावा अलग अलग समय के अनुसार उसके अंदर जो चेंजेस करके संधियाँ की, उसके अंदर ये टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई थी कि ये किसी भी रियासत के आंतरिक मामलों के अंदर हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन अंग्रेज़ों ने धीरे धीरे रियासतों के अंदर हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया और ये भी 1857 की क्रांति का एक प्रमुख कारण बना। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे इन्होंने डूंगरपुर रियासत के अंदर हस्तक्षेप किया, इन्होंने करौली रियासत के अंदर हस्तक्षेप किया, इन्होंने अलवर रियासत के अंदर हस्तक्षेप किया। और अलवर रियासत के अंदर तो इस तरीके से हस्तक्षेप किया कि एक समय पर यहाँ पे 2 राजाओं ने शासन किया, 2 राजाओं ने शासन किया। तो इन घटनाओं से जो राजस्थान रियासत के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए थे और यह भी एक 1857 की क्रांति का एक कारण बना। अगर बात करें अगले कारण की, तो वह है सामंतों की नाराज़गी। सामंतों की नाराज़गी। दोस्तों, पहले क्या होता था कि जैसे मान लो कि यहाँ पे है राजा, उसके बाद में आ गया सामंत। तो राजा क्या काम करता था कि हर क्षेत्र के अंदर अपना एक सामंत बिठा देता था और वो सामंत है वो वहाँ के लोगों से जो कर है वो वसूल करता था और फिर राजा को देता था। लेकिन जब अंग्रेज आ गए थे तो उस परिस्थिति में क्या हुआ कि पहले तो कर का निर्धारण है वो सामंत करते थे और राजा की टर्म्स एंड कंडीशन या रिक्वायरमेंट के अनुसार उसको कर देते थे। लेकिन जब अंग्रेज़ों ने सब हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया तो यहाँ पर भी अंग्रेज़ों ने डायरेक्टली हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। जहाँ जहाँ पे सामंत अंग्रेज़ों की टर्म्स एंड कंडीशन के अनुसार नहीं चलते थे, वहाँ पे उन्होंने सामंतों का साम्राज्य ख़त्म कर दिया और डायरेक्टली कंट्रोल है वो अपने हाथों के अंदर ले लिया
इससे सामंत बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए। सामंतों ने देखा कि एक तो उनका जो लोगों के ऊपर कंट्रोल है वो ख़त्म हो रहा है, और दूसरी चीज़ जो लोगों की जो पीड़ा है, लोगों की पीड़ा वो पहले सामंत समझ जाते थे और फिर राजा को उस हिसाब से कर का भुगतान कर दिया जाता था और सहूलियत भी राजा के द्वारा प्रदान कर दी जाती थी। लेकिन जब से अंग्रेज़ों का हस्तक्षेप शुरू हुआ तब सामंतों की बात को हर सिचुएशन के अंदर अनसुना कर दिया जाने लगा, और एक तरीके से देखा जाए तो अंग्रेज़ों ने डायरेक्टली हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। तो उस वक्त राजा एक अपाहिज की तरह देखता रह जाता था, और इस तरीके से जो सामंत हैं वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए राजा के प्रति भी और अंग्रेज़ों के प्रति भी। तो इस तरीके से सामंतों की नाराज़गी है वो अंग्रेज़ों के बहुत भारी पड़ गई, और 1800 की क्रांति के अंदर ये देखा जाता है कि सामंतों ने सबसे ज़्यादा लोगों का साथ दिया, जबकि राजाओं ने इतना साथ नहीं दिया था। इसके अलावा अगर और कारणों की बात करें तो और कारण है धार्मिक और सामाजिक परिदृश्य। धार्मिक और सामाजिक परिदृश्य। दोस्तों, अंग्रेज़ों ने पहले तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखना शुरू किया, लेकिन बाद में अंग्रेज़ों ने धर्म प्रचार का भी रास्ता अपनाया, और उन्होंने अपने धर्म को इतना बड़ा चढ़ा करके बताया कि लोग बाग ये सोचने पर मजबूर हो गए कि हो सकता है कि इनका धर्म बाकी धर्मों से बड़ा हो। लेकिन इसके साथ में ही इन्होंने दूसरे जो धर्म है तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा बुराइयां करना शुरू कर दिया और उनके मामलों में बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। इसके अलावा अगर बात करें सामाजिक परिदृश्य की, तो अंग्रेज़ों ने बहुत सारी जो भारत के अंदर रीतियां या कुरीतियां थी उनको बंद करने का काम किया, जिसके अंदर अगर कहा जाए तो एक बाल विवाह पर रोक लगाई, बाल विवाह पर रोक, और विधवा विवाह को इन्होंने प्रमोट करना शुरू कर दिया, और सती प्रथा पर इन्होंने रोक लगा दी। तो इस तरीके से जो सामाजिक रीतियां थीं, भले ही उस वक्त के अनुसार वो गलत हो या सही हो, लेकिन अंग्रेज़ों ने क्या है ये जो सामाजिक कुरीतियां थी इनका विरोध किया, और लोगों ने फिर अंग्रेज़ों का विरोध किया। तो इस तरीके से सामाजिक और आर्थिक और धार्मिक और सामाजिक परिदृश्य है वो भी एक बहुत बड़ा कारण बना अंग्रेज़ों की 1857 की क्रांति का। तो इस तरीके से दोस्तों ये कई सारे प्रमुख कारण बनते हैं। इसके अलावा अगर और भी एक मेजर कारण देखा जाए तो एक है विलय की नीति। विलय की नीति तो अंग्रेज़ों ने पहले विलय की नीति के तहत ये कहा था कि जो सैनिकों का खर्चा है वह उस क्षेत्र का राजा उठाएगा, और इसके अलावा अंग्रेज़ों ने यह कहा कि वह उसके किसी भी आंतरिक मामले में या किसी भी पारिवारिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन अंग्रेज़ों ने बाद में इन विलय की नीतियों का गलत फ़ायदा उठाया और कई जगह पर परिस्थितियाँ इस तरीके से बना दी कि राजाओं को विद्रोह करने पर मजबूर होना पड़ा। तो इस तरीके से हमारे जो 1857 की क्रांति के हैं प्रमुख कारण है वो कंप्लीट होते हैं। और अगर बात करें कि 1857 की क्रांति के समय जो रियासतों के शासक थे वो आज हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और इसके अलावा देखा जाए तो 1857 की पूर्व की स्थिति, उसके अंदर गवर्नर जनरल, एजेंट टू गवर्नर जनरल और पॉलिटिकल एजेंट्स और सैनिक छावनियों को आज हमने कंप्लीट कर लिए हैं।
दोस्तों हमारे अगले वीडियो के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि 1857 की क्रांति के अंदर जो जो प्रमुख घटनाएं हुई थी, तो उनका सिलसिलेवार या क्रम के अंदर हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से 1857 के अंदर क्रांतियाँ घटित हुई और उसके क्या क्या परिणाम निकले, जो आगे 1947 के अंदर आज़ादी के अंदर महत्वपूर्ण योगदान दिया उन्होंने। तो दोस्तों आज का यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।